ट्रैक्टर रैली को परमिशन मिल चुकी है। किसान 3 रूट पर ट्रैक्टर रैली कर सकेंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस की ओर से साफ कहा गया कि यह रैली बिल्कुल शांतिमय तरीके से होनी चाहिए। तो वहीं जिन 3 रूट पर ट्रैक्टर रैली की परमिशन मिली है वो है टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर। तो वहीं इसके पहले ट्रैक्टर रैली पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर ने कहा कि आज किसानों से अच्छा संवाद रहा। दिल्ली के 3 जगहों से ट्रैक्टर रैली की परमिशन मिली है। इन तीनों बॉर्डर पर बैरिकेड हटाए जाएंगे। कुछ शर्तों के साथ ये इजाजत दी गई है। इस रैली में गड़बड़ी को लेकर इनपुट मिले हैं। कुछ पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल पर हमारी नजरें हैं। ऐसे 308 ट्विटर हैंडल की जानकारी मिली जो कि ट्रैक्टर रैली में गड़बड़ी फैलाने के लिए पाकिस्तान की ओर से चलाए जा रहे हैं। जो किसानों का, जो फार्मर्स का, संयुक्त किसान मोर्चा का, उनकी जो इच्छा ट्रैक्टर रैली के रूप में दिल्ली में आकर उसे निकालने की थी, उसको रेस्पेक्ट करते हुए दिल्ली के 3 जगहों से, जहां पर वो दिल्ली के मुहाने पे जहां बैठे हैं, जो कि सिंघू बॉर्डर है, टीकरी बॉर्डर है और गाजीपुर बॉर्डर है, वहां पर से उन्हें सीधे जो बैरिकेड्स और जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो हमारा लगा है, वहां से उसे हटाकर उनको दिल्ली के अंदर उन मेन रोड्स पे कुछ किलोमीटर तक अंदर आए और आने के बाद जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन और रिपब्लिक डे सिक्योरिटी अरेंजमेंट का जो आर्टेरियल रोड्स जो रिक्वायरमेंट है, उससे थोड़ा पहले उनको दाहिने बाएं टर्न कराकर एक रेस्पेक्टेबल स्ट्रेच, जो अगर उसको हम उसका आकलन करें तो करीब 63 से 64 किलोमीटर का स्ट्रेच टिकरी बॉर्डर से एंटर करने पर, और वही करीब 62-63 किलोमीटर का स्ट्रेच जब हम सिंघू बॉर्डर से एंटर करते हैं तब, और गाजीपुर से जब एंटर करते हैं तो तकरीबन 46 किलोमीटर का जो स्ट्रेच, जो टोटल साइकिल है, और जो एक्सपेक्टेड ट्रैक्टर्स की संख्या है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो कि ये जो सर्कुलेशन है, ये एक ऑप्टिमम तरीके से, ये पीसफुल और डिसिप्लिन तरीके से हो। इस पर इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों पर एमपी से लेकर दिल्ली तक बवाल मचा है। किसानों के समर्थन में मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भोपाल के बाद रविवार को इंदौर के देपालपुर में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान किसानों के समर्थन में कांग्रेस नेताओं ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। इस मार्च का नेतृत्व राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने किया। इसके बाद कमलनाथ ने विशाल किसान आंदोलन को संबोधित किया और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कृषि कानूनों को किसानों के खिलाफ बताया और उन्हें वापस लेने की मांग की। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में किसानों के साथ उनकी सरकार के समय न्याय हुआ था। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया गया था। माफिया के खिलाफ अभियान ने मध्य प्रदेश ने एक अलग पहचान बनाई। मैंने कौन सा गुनाह किया कि मेरी सरकार गिरा दी गई। सबसे बड़ा वर्ग अपने देश में किसान है, और जिस प्रकार से निजीकरण हमारे कृषि क्षेत्र का इनका प्रयास है, ये 3 काले कानून को लेकर लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डर में आंदोलन कर रहे हैं। ये हमारे प्रदेश की और देश की अर्थव्यवस्था को तबाही होगी। हमारी जो आर्थिक गतिविधि है इंदौर की, जहाँ किसान आता है, जिसके जेब में कुछ पैसा होता है, क्रय शक्ति होती है, तभी हमारे इंदौर का, हमारे बड़े शहरों का बाजार चलते हैं। ये सब चौपट होने जा रहा है, इसका हम विरोध करते हैं। देखिए, ये कह देना गुंडे प्रशासन और शिवराज सिंह जी कहेंगे क्या? उनके पास कहने को कुछ बचा है? शराब की बात करेंगे, शराब पर ध्यान है। आज महिलाओं पर अत्याचार ऐतिहासिक है। सबसे ज़्यादा महिलाओं पर अत्याचार मध्य प्रदेश में, सबसे ज़्यादा बढ़ती हुई बेरोजगारी मध्य प्रदेश में। ये आज हालात, ये चित्र है। तो मैं तो एक ही अपील करता हूँ मध्य प्रदेश की जनता से कि भविष्य सुरक्षित रखे, सच्चाई को
वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज पर हमला करते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहने के लायक नहीं है। कमलनाथ जी ने माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की थी। शिवराज सिंह चौहान चुन चुनकर कांग्रेस के लोगों को परेशान कर रहे हैं। भारत के संविधान और कौन से कानून में मुख्यमंत्री को जिंदा गाड़ देने का अधिकार है बिना ट्रायल के? ये गैर कानूनी बात करते हैं शिवराज सिंह जी। उनको कानून का ज्ञान नहीं है, मुख्यमंत्री रहने के लायक नहीं है वो। माफिया के खिलाफ कमलनाथ जी ने सख्ती से कार्रवाई की, लेकिन ये चुन चुनकर कांग्रेस के लोगों को परेशान कर रहे हैं। चुन चुन को कर लोगों को, दलितों को, गरीबों को परेशान कर रहे हैं। जो आवासीय पट्टे हमारे समय में बांटे गए थे वो तोड़े जा रहे हैं। पूर्व कैप्टन और सपा नेता राजवीर सिंह यादव ने एएनबी न्यूज के साथ खास बातचीत में कहा कि वे किसानों का समर्थन करते हैं और समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है और खड़ी रहेगी। इसके अलावा और उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। बिल्कुल, जो किसान आंदोलन है वो ये जो मैं किसी पार्टी की नाम लेना नहीं चाहूँगा, बट जो भी सरकार केंद्र में या प्रदेश में चल रही है वो किसान विरोधी है। और हमारे किसान जो भाई हैं, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश के हैं या पंजाब के, हरियाणा के, ऑल ओवर इंडिया के सभी किसान जो है संघर्षरत हैं। मैं अभी स्वयं हरियाणा जाकर के आया हूं। वहां पर मैंने देखा है कि जहां जहां टोल प्लाजा है वहां पर टेंट लगा करके किसान भाई सब लोग बैठे हुए हैं, अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बट ये सरकार जो है लगभग 2 महीने पूरे हो गए और तकरीबन 70 से 72 लोग जान दे चुके हैं, फिर भी उनकी मांगों को स्वीकार नहीं कर रही है। ये हठधर्मिता ठीक नहीं है राजनीति में। किसान आंदोलन के आह्वान पर दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर के साथ परेड करने के चलते पिछले कई दिनों से ट्रैक्टरों के काफिले लगातार दिल्ली कूच कर रहे हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से आज भी सैकड़ों ट्रैक्टर काफिले के रूप में गणतंत्र दिवस की परेड के लिए रवाना हुए। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा की अगुवाई में ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण के साथ किसानों का तिलक किया, फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। उनको चाय नाश्ता देने के लिए तड़के से कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे हुए थे। गणतंत्र दिवस की ट्रैक्टर परेड में जाने वाले किसानों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस कड़कती ठंड में किसान दिल्ली के बॉर्डर पे पड़ा है। 150 के करीब लोगों ने अपनी शहादत दे दी, परंतु केंद्र की ये घमंडी सरकार आज नहीं मान रही। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि घमंड ना रावण का रहा था ना दुर्योधन का रहा था। दुर्योधन से भगवान कृष्ण ने केवल 5 गांव मांगे थे, परंतु उन्होंने देने से इनकार किया था, इसलिए उनका राज चला गया। आज मैं देश की सरकार से मांग करता हूँ, अपील करता हूँ कि हठधर्मी छोड़े, राज धर्म को निभाए। कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता हार जीत से। किसान उसकी प्रजा है, जनता के वो हमारे राजा हैं, देश के चुने हुए लोग हैं। उनको घमंड छोड़कर इन लोगों की बात मान। लालू प्रसाद यादव की देर रात तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद अब खबर मिल रही है कि उनकी हालत में पहले से काफी सुधार हुआ है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में इस वक्त लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती मौजूद है। सूत्रों के मुताबिक शनिवार रात 12 बजे राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और मीसा भारती एम्स से घर गए, जिसके बाद सुबह दोबारा मीसा एम्स पहुंची। खबरों के मुताबिक लालू यादव की तबियत फेफड़ों में पानी भरने से बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए रांची से एम्स लाया गया। बताया जा रहा है कि उनका इलाज कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर राकेश यादव की निगरानी में हो रहा है। डॉक्टरों की वही टीम लालू यादव का इलाज कर रही है, जो पहले भी इलाज करती आई है। लोकसभा आम चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाटपारा की सभा में गुजरात के मोदी और छत्तीसगढ़ के साहू को एक बताकर एक कार्ड खेला था। अब कांग्रेस ने गुजरात में ऐसा ही दांव चलने की कोशिश की है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष ताम्रध्वज साहू को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। साहू को गुजरात में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों के लिए कांग्रेस का ऑब्जर्वर बनाया गया है। ताम्रध्वज साहू 26 जनवरी के बाद गुजरात प्रवास पर जाएंगे।
ताम्रध्वज साहू को वहां गुजरात के प्रभारी राजीव सातव के साथ काम करना है, उनके साथ समन्वय करना है और राष्ट्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देशों के जमीनी स्तर पर नजर रखनी है। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। गुजरात राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक वहां 6 महानगर पालिकाओं के लिए 21 फरवरी को मतदान होना है, तो वहीं 28 फरवरी को शेष निकाय के चुनाव प्रस्तावित हैं। दूसरे चरण में 81 नगर पालिकाएं, 31 जिला पंचायत और 231 जनपद पंचायत शामिल हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक 1 साल पहले आए इस चुनाव को कांग्रेस महत्वपूर्ण मान रही है। उनकी कोशिश है कि इन निकाय पर कब्जे से विधानसभा में बहुमत की राह खोली जाए। हिमाचल स्टेटहुड के गोल्डन जुबली समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत नहीं करेंगे। उनका 25 जनवरी को शिमला का प्रस्तावित दौरा रद्द हो चुका है। गृह मंत्री की व्यस्तताओं के चलते दौरा रद्द करना पड़ा। वह अब स्टेटहुड गोल्डन जुबली समारोह में वर्चुअल तौर पर जुड़ेंगे। सीएम जयराम ठाकुर ने रज में आयोजित होने वाले स्वर्ण जयंती समारोह की तैयारियों का जायजा लेने के बाद इसकी जानकारी साझा की। कार्यक्रम में अब राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, सीएम जयराम ठाकुर, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर हिस्सा लेंगे। आपको बता दें, हिमाचल पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्ष कल पूरे कर रहे हैं। हिमाचल सरकार ने इसे स्वर्ण जयंती समारोह के रूप में मनाने का फैसला किया है। तो हिमाचल स्टेटहुड के गोल्डन जुबली समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत नहीं करेंगे। उनका 25 जनवरी को शिमला का प्रस्तावित जो दौरा था वह रद्द हो चुका है। वहीं महाराष्ट्र सचिवालय में सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक सामने आई। सचिवालय में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा हस्ताक्षरित एक फाइल में छेड़छाड़ की गई। छेड़छाड़ भी ऐसी की गई कि ठाकरे के आदेश को बदल दिया गया। इस मामले में अब मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया गया है। दरअसल ठाकरे ने एक पीडब्ल्यूडी अभियंता के खिलाफ विभागीय जांच का आदेश देने संबंधी फाइल पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि बाद में उनके हस्ताक्षर के ऊपर लाल स्याही से लिखा गया कि जांच को बंद कर देना चाहिए। डीसीपी जोन 1 शशि कुमार मीणा ने कहा कि अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और जांच की जा रही है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एक बार फिर से वर्तमान मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में अवैध खनन बिना मुख्यमंत्री के समर्थन के नहीं हो सकता। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को अवैध खनन में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में भू विज्ञान विभाग के सभी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अवैध खनन हो रहा है और ये सभी अवैध कार्य बिना मुख्यमंत्री के संभव नहीं। आगे उन्होंने कहा कि आवेदन पत्र जमा करके अवैध खनन को वैध बनाया जा सकता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि अब तक किए गए अवैध खनन कोई अपराध नहीं है? एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान
या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एएनबी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। परिवहन विभाग ने प्रदेश भर के वाहन मालिकों को अल्टीमेटम दिया है कि वे 31 जनवरी तक क्रैश गार्ड या बुल बार को हटा लें। इसके बाद अगर वाहन में बम्पर लगा मिला तो 5,000 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। 1 फरवरी से अभियान चलाकर इसकी जांच की जाएगी और इसे लेकर परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने आदेश जारी किया। प्रदेश के सभी संभागीय परिवहन और सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को भेजे गए आदेश में कहा गया कि 1 फरवरी से जिस वाहन में क्रैश गार्ड या बुलबार लगा पाया जाएगा तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 52 के तहत कार्रवाई की जाएगी और 5,000 रुपए जुर्माना वसूल किया जाएगा। राजधानी में कोरोना संक्रमण से हालात लगातार बेहतर होते जा रहे हैं। कई सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं जो हैं वो शुरू हो गई है। अब एम्स में भी किडनी प्रत्यारोपण की सुविधा फिर से शुरू कर दी गई है और इससे अब कई मरीजों को लाभ मिलेगा। हर सप्ताह 2 मरीजों का प्रत्यारोपण किया जाएगा। कोरोना के कारण बीते 10 माह से यह सुविधा बंद पड़ी थी। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया कि अस्पताल में किडनी प्रत्यारोपण की सुविधा दोबारा शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि संक्रमण के मामलों में कमी आ चुकी है। दिल्ली में कोरोना कमजोर हो रहा है। वर्तमान हालातों को देखते हुए किडनी प्रत्यारोपण शुरू करने का फैसला किया गया है। गुलेरिया ने कहा कि किडनी प्रत्यारोपण के लिए अस्पताल में खास मानक संचालन प्रक्रिया अपनाई गई है। सभी रोगियों की सुरक्षा का खास ख्याल रखा जा रहा है। प्रत्यारोपण करने वाली टीम को सुरक्षा के पूरे उपकरण दिए जाते हैं। उधर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया और इसी को लेकर सिद्धार्थनगर संभागीय परिवहन विभाग में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा योजना के अंतर्गत रविवार को चौथे दिन महिला स्कूटी रैली का आयोजन हाइडल तिराहे से लेकर आरटीओ कार्यालय तक निकाला गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सदर विधायक श्यामधनी राही रहे। कार्यक्रम को मुख्य अतिथि और एआरटीओ आशुतोष कुमार शुक्ला ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली कस्बे के हाइडल चौराहे से संभागीय परिवहन विभाग के प्रांगण में समापन हुआ। तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाते हुए रवाना किया और इसी को लेकर सिद्धार्थनगर संभागीय परिवहन विभाग में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा योजना के अंतर्गत रविवार को चौथे दिन महिला स्कूटी रैली का आयोजन किया गया। देखिए, ये चौथे दिन जो स्कूटी रैली निकाली गई है, इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारी वर्किंग वुमेन हैं, जो घर से बाहर जाकर काम करती हैं, उनके बीच में यातायात संबंधी जागरूकता पैदा करना उनको और उनको यातायात की नियमों की जानकारी देना, जिससे कि जो उनके साथ दुर्घटनाएं होती हैं उसको कम किया जा सके। ये कश्मीर घाटी में बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। इस कड़ाके के ठंड के अंदर लोग अपनी इंसानियत को नहीं भूले हैं। दरअसल इस ग्रुप के अंदर एक कश्मीरी पंडित की मौत हो गई और इसका अंतिम संस्कार सभी मुस्लिम भाइयों ने इकट्ठे होकर किया। दरअसल शोपियां में भारी बर्फबारी हो रही है और इस बीच शोपियां में रहने वाले कश्मीरी पंडित परिवार के बुजुर्ग की अस्पताल में मौत हो गई। बुजुर्ग का शव लेकर एम्बुलेंस जब गांव आ रही थी तभी वह बर्फ में फंस गई। उस वक्त किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए और ऐसे में कश्मीरी पंडित के पड़ोसी मुस्लिम भाई अपने कंधे पर कश्मीरी पंडित का शव उठाकर ले आए। केंद्र सरकार ने शनिवार को कहा कि देश के 9 राज्यों के पोल्ट्री फार्म की पालतू मुर्गियों में बर्ड फ्लू फैलने की पुष्टि हो चुकी है। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, गुजरात और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। इसके अलावा
जंगली पक्षियों में करीब 12 राज्यों में इस जानलेवा महामारी के फैलने की पुष्टि हो चुकी है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मुताबिक कौवों, प्रवासी और जंगली चिड़ियाओं में बर्ड फ्लू की पुष्टि वाले 12 राज्यों में मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड और केरल के प्रभावित क्षेत्रों में नियंत्रण और रोकथाम की कार्रवाई की जा रही है। जिन किसानों की मुर्गियों, अंडों और पोल्ट्री चारे को राज्य सरकार ने रोकथाम की कार्रवाई के तहत नष्ट कराया, उन्हें क्षतिपूर्ति भुगतान किया जा रहा है। मंत्रालय के मुताबिक उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, लैंसडॉन और पौड़ी वन क्षेत्र से मिले कौवों और कबूतरों के नमूने नेगेटिव पाए गए। इस तरह राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के कबूतरों और उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के मोर के नमूने नेगेटिव पाए गए, यानी इनमें बर्ड फ्लू नहीं मिला। उधर मध्य प्रदेश में 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बालिकाओं के लिए पंख अभियान की शुरुआत की। सीएम ने इसके साथ ही लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत आने वाली बेटियों को छात्रवृत्ति बांटी। इस कार्यक्रम के लिए प्रदेश के सभी जिलों से लगभग 50 लाख लोग ऑनलाइन जुड़े, जहां उन्होंने अपना भाषण देने के बाद प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की हितग्राहियों को मातृ सहायता राशि प्रदान की। लेकिन ये केवल इस संदेश है, मुख्यमंत्री के नाते, कि मेरा हर शासकीय कार्यक्रम अगर प्रारंभ होता है तो बेटियों की पूजा के साथ प्रारंभ होता है, इसलिए क्योंकि मैं इस मानसिकता को पूरी तरह से दफन करना चाहता हूं जो आज बेटियों के लिए देखने मिलती है। और ये केवल मैंने नहीं किया, अनादिकाल से भारत में होता आया है। गंगा गीता गायत्री है बेटियां, सीता सत्या सावित्री है बेटियां, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है बेटियां। और इसलिए बचपन से ये बात मैंने देखी, अपने गांव में देखी, मैंने पहले भी कहा है शायद, कि घर में मैं सब माता पिताओं की बात नहीं करता, मुझे गर्व है ऐसे परिवारों पर जिनकी केवल बेटियां हैं, उन्हें चिंता नहीं की। एक बेटी, दो बेटी, इसके बाद उन्होंने बेटे की उत्पत्ति की इच्छा नहीं रखी। बेटियों वाले परिवार भी है, मैं उन परिवारों का अभिनंदन करता हूं, लेकिन अधिसंख्य परिवार ऐसे हैं। उत्तर भारत में हरियाणा, पंजाब और दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों से रविवार सुबह घने कोहरे की तस्वीरें देखने को मिली। कुछ दिन खुला मौसम रहने के बाद ठंड एक बार फिर से पूरे जोर पर है। मौसम विभाग का अनुमान यही था कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में ठंड एक बार लौटेगी और शीतलहर को महसूस किया जा सकेगा। मौसम विभाग का कहना है कि रविवार को ठंड की जो स्थिति रही, अगले 3 से 4 दिन वही हालात बने रहेंगे। बहुत दिक्कत हो रहा, कोई नजर नहीं आ रहा सामने। और जो मनोज का ही है वहाँ तो मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा, गाड़ी अभी सीधा चल जा रहा। वहाँ जो टर्निंग कर दिया है वहाँ तो इतना दिक्कत आने में, तो हमको सीधा हम गाड़ी घुसा दिया और फिर बैक करके यहाँ कम से कम 10 फुट में कुछ नजर नहीं आया। क्या लगता है इसे एक्सीडेंट होने का कोई संभावना? हाँ, एक्सीडेंट होने का मान लीजिए कोई गाड़ी आ रहा, उसको समझ में नहीं आया, साइड में कोई गाड़ी निकला तो उसको मार दी। राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड के दौरान निकाली जाने वाली झांकियों में इस बार अयोध्या के राम मंदिर की झांकी दिखाई गई है। और बता दें आपको, झांकी को ठीक उसी तरह से तैयार किया जा रहा है जिस तरह से अयोध्या का राम मंदिर बनने वाला है। झांकी के आगे के हिस्से में महर्षि वाल्मीकि की एक प्रतिमा होगी और पीछे मंदिर का प्रारूप दिखाई देगा। झांकी में भगवान राम के साथ विभिन्न अभिनय करते कलाकारों का एक समूह दिखेगा। राम मंदिर झांकी के प्रोजेक्ट इंचार्ज संतोष सिंह बताते हैं कि अयोध्या में जो राम मंदिर बनने वाला है उसकी हुबहू मॉडल जो है वो तैयार किया गया है।
हम 3 मंजिला मंदिर बना रहे हैं। अयोध्या के दीपोत्सव की झलक दिखाने के लिए झांकी में मिट्टी के बने दिए जगमगा रहे होंगे। झांकी में राम का किरदार चंदौली के रहने वाले अजय निभाएंगे। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANP न्यूज़।